अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास होगी वेल्डिंग डिफेक्ट्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्रैक्स और इंक्लूजन्स और पोर्स। तीन चीज़ें जो दो रह जाएंगी वो नेक्स्ट क्लास में कल हो जाएगा कवर। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन में क्या फ़र्क है? सुनने में तो दोनों सेम चीज़ें लगती हैं, लेकिन जो इम्परफेक्शन है, अगर आइडियल वेल्ड जो है एक परफेक्ट वेल्ड है, उससे कोई डेविएशन आती है, यानी कि कोई वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाती हैं, चाहे वो रूट गैप है या कुछ भी है, तो उसको हम कहेंगे इम्परफेक्शन। और उस इम्परफेक्शन को अगर हम टैली करें अपने WPS के साथ, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ, और अगर वो वैल्यूज़ WPS के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो हमारा डिफेक्ट होंगे। पहला डिफेक्ट आता है हमारे पास क्रैक्स। अब क्रैक सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ होती है, बिकॉज ये आपकी फिजिकल ज्योमेट्री भी ख़राब करता है वेल्ड की। और दूसरी चीज़ ये कि एक क्रैक से दो होंगे और वो जनरेट होगा, और अगर छोटा क्रैक भी है तो ग्रेजुअली टाइम के साथ वो स्ट्रक्चर को फेल करेगा। क्रैक्स में दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती हैं हॉट क्रैक्स और एक होते हैं कोल्ड क्रैक्स। जो हॉट क्रैक्स हैं इसमें सॉलिडिफिकेशन क्रैक्स होते हैं मोस्टली। अब सॉलिडिफिकेशन क्रैक्स किस वजह से आते हैं? ये बीड जो होती है, जो आपका वेल्ड होता है, उसके दरमियान सीधी लाइन में क्रैक आता है, उसके अलोंग द एक्सिस। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तरह से क्रैक आता है। अब ये किस वजह से आता है कि बीड अगर नैरो है और डीप है, लाइक उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है और वो डीप है, तो उस वजह से ये क्रैक आ सकता है। और जो मटेरियल है उसके अंदर इम्प्योरिटीज हो, लाइक सल्फर हो, तो सल्फर जब वेल्ड होगा तो उसके बाद वो वेल्ड होने के बाद उसमें क्रैक्स रिड्यूस करेगी। अब सल्फर किस तरह से क्रैक्स रिड्यूस करेगी कि जो सल्फर का सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई होती है, वो काफ़ी कम है बनिस्बत स्टील के। स्टील पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं सल्फर की, वो उसके सेंटर में आना शुरू हो जाएंगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। और सारा स्टील जब सॉलिडिफाई हो चुका होगा तब भी उसके अंदर मेल्ट हुआ हुआ सल्फर होगा, तो वहाँ से क्रैक इंड्यूस होगा जो कि सरफेस तक हट के बाहर आएगा। दूसरी टाइप हमारे पास आती है कोल्ड क्रैकिंग। कोल्ड क्रैकिंग में हाइड्रोजन क्रैक्स होते हैं या लेमिनार टेयरिंग होती है। हाइड्रोजन क्रैक्स के 4 फैक्टर्स होते हैं, अगर ये चारों मीट कर रहे हो तो ही क्रैक इंड्यूस होगा। अगर इन चारों में से हम किसी एक चीज़ को भी कंट्रोल कर लें तो हाइड्रोजन क्रैकिंग हमारे पास नई प्रॉब्लम बनेगी। और ये चारों फैक्टर्स यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, ये याद करने वाली चीज़ है, इसको आप देख लेंगे। इन चारों फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट चीज़ ये है कि हम इसका माइक्रो स्ट्रक्चर किस तरह से बचा सकते हैं कि ये ज़्यादा हार्ड ना हो और क्रैकिंग की तरफ ना जाए। अगर हम मेटल को प्री हीट करेंगे तो उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो एकदम से, यानी कि हाई टेम्परेचर पर लेके जाने की वजह से उसमें फॉर्मेशन ऐसी नहीं आ जाएगी कि वो हार्ड हो जाए। तो अगर पहले से हमने उसको थोड़ा बहुत मेटल को हीट किया होगा तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हमारा जो वेल्ड है ये एक से ज़्यादा पासेस पे इंक्लूडेड है, तो उसमें क्या है कि अगर हमने फर्स्ट पास लगाया है उसके बाद हम इंटर पास टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, यानी कि ये ना हो कि वो पहले पास के बाद ठंडा हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा पास लगाए, तो इसकी वजह से भी मटेरियल हार्ड होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि इसमें हाइड्रोजन का हम किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ना हो। हाइड्रोजन को कंट्रोल करने के लिए एक तो है कि हम कम हाइड्रोजन वाला कंज्यूमेबल यूज़ करें, यानी कि जो हमारा रॉड होगा, जो इलेक्ट्रोड होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो। और दूसरी चीज़ ये कि हम मटेरियल पे जब वेल्ड हो जाए तो उसके बाद हम उस पर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करें, यानी कि वेल्ड होने के बाद ये पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ये होता है कि आप मटेरियल को दोबारा हीट करते हो सारे वेल्ड को, ताकि उसमें से जो हाइड्रोजन है वो डिफ्यूज़ हो जाए। और तीसरी चीज़ कि अगर हमारी वेल्डिंग के अंदर हम कोई गैसेस यूज़ कर रहे हैं तो वो कम हाइड्रोजन कंटेंट वाली हो, ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेंट वाली ना हो। आखिरी चीज़ हमारे पास है कि हम स्ट्रेस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि स्ट्रेसेस ना हो उस पर ज़्यादा। इसमें भी पहली चीज़ तो पोस्ट वेट हीट ट्रीटमेंट होगी। पोस्ट वेट हीट ट्रीटमेंट से हाइड्रोजन लेवल्स भी कम होते हैं, और इस तरह की पोस्ट वेट हीट ट्रीटमेंट भी होती है कि स्ट्रेस लेवल भी कम होते हैं। तो एक हमारे पास पोस्ट वेट हीट ट्रीटमेंट आ गई। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो वेल्ड की प्रोफाइल है उसको ब्लेंड करना है हमने अपने वेल्ड मटेरियल के साथ, इस तरह से कि वो उसके साथ स्मूथली ब्लेंड हो जाए हमारे मटेरियल के साथ वेल्ड, उसमें कोई शार्प एजेस ना रहे, क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन स्ट्रेस पॉइंट्स होंगे।
तो वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा लगेगी। इसके बाद हमारे पास जो कोल्ड क्रैक्स में दूसरी टाइप्स है वो लेमेलर टेयरिंग की। अब लेमेलर टेयरिंग दो वजह से आ सकती है। फर्स्ट कि जो हमारी मेटल है उसके अंदर नॉन मेटेलिक इंक्लूजन्स हो, यानी कि प्लास्टिक्स वगैरह, और वो उसके प्लेन के पैरेलल पड़े हुए हों। और जो लेमेलर टेयरिंग ये वेल्डिंग के दौरान भी नहीं आती, ये वेल्डिंग के बाद भी नहीं आती, ये वेल्डिंग से पहले भी नहीं आती। ये कब आती है? जब मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा होता है, जब हम उसको रोल करके शीट्स निकाल रहे होते हैं, तो ये उनमें आती है। ये प्रोडक्शन का एक डिफेक्ट है। इसके बाद आती हैं कैविटीज़, कि मटेरियल के अंदर कैविटीज़ बन जाती हैं वेल्डिंग करने से, गैस पोर्स, वर्म होल्स या फिर क्रेटर पाइप्स। अब हमारे वेल्ड के अंदर छोटे गैस के पोर्स या गैस की कैविटीज़ किस तरह से बनेंगी? बहुत एक जनरल बात है कि जब उसमें नमी आएगी तभी उसमें गैस कैविटी बनेगी। उसको हम किन चीज़ों से वेल्ड में देख सकते हैं कि एक तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो डैम्प, उसमें नमी हो, इस वजह से आ सकता है। दूसरी चीज़ कि जो मटेरियल है उसके ऊपर पहले से कोई वाटर या कोई कंटेमिनेशन लगी हुई हो। तीसरी कि जो हमने करंट या वोल्टेज सेट की है आर्क की, वो ज़्यादा हो, उसकी उतनी आर्क लेंथ ज़्यादा होगी। तो जितनी आर्क लेंथ ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डीप तक जाएगा और उसमें हवा का या गैस का इंक्लूड होना ईजी हो जाएगा। दूसरी टाइप्स के जो हमारे पास कैविटीज़ आती हैं वो होते हैं वर्म होल। वर्म होल्स मोस्टली इस वजह से ही आते हैं कि लेमिनेटेड सरफेस हो, यानी कि सरफेस यानी कि सरफेस पे कोई पेंट वगैरह किया हुआ है, उसके ऊपर आप वेल्ड करते हैं। और आखिरी कैविटी जो हमारे पास रहती है चौथी, ये होती है क्रेटर पाइप। क्रेटर पाइप हमारे वेल्ड के ऊपर जिधर वेल्डर टॉर्च उठाता है उस जगह पे बनता है, जहाँ से वो एंड करता है वहाँ पे बनता है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? एक वजह तो इसकी ये हो सकती है कि स्लोप आउट उसने टेक्निक जो है उसकी गलत है। जब वेल्डर वेल्डिंग कर रहा होता है तो जहाँ पे उसने एंड करना होता है वो वहाँ पे उसको थोड़ी देर इलेक्ट्रोड को हिलाता रहता है उसी जगह पे, ताकि जो वहाँ पे वेल्ड मेटल है वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाए। अगर वो एकदम से खींच लेगा तो वहाँ पे एक सुराख रह जाएगा, वो क्रेटर पाइप होगा। आज का आखिरी हमारा टॉपिक ये आ गया कि इंक्लूजन्स कौन कौन से हो सकते हैं वेल्डिंग के अंदर। 3 होंगी। फर्स्ट होगी स्लैग इंक्लूजन, दूसरी होगी फ्लक्स इंक्लूजन और तीसरी होगी टंगस्टन इंक्लूजन। स्लैग, व्हाट इज स्लैग? स्लैग ये चीज़ है कि जब वेल्ड करते हैं उसके ऊपर जो मैल आ जाती है वो उसका स्लैग होता है, और अगर वो स्लैग आपके वेल्ड मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाए तो उसको स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। ये किस वजह से होता है? एक तो वेल्डर जो होता है उसकी टेक्निक्स ठीक नहीं होती, उसके एंगल ठीक नहीं होते वेल्ड करने के। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने एक वेल्ड लगाया और उसके ऊपर स्लैग था, उसको साफ किए बगैर उसके ऊपर हमने दूसरा वेल्ड लगा दिया तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। दूसरा डिफेक्ट इंक्लूजन में हमारे पास आता है फ्लक्स इंक्लूजन। अब ये किस वजह से होता है कि जो कोटिंग होती है इलेक्ट्रोड की वो ठीक नहीं होती, वो डैमेज होती है। दूसरा डिफेक्ट जो इस चीज़ में हमारे पास आता है वो होता है फ्लक्स इंक्लूजन। अब फ्लक्स इंक्लूजन इस वजह से आ सकती है कि जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो ठीक हालत में नहीं है, उसकी जो कोटिंग है वो डैमेज्ड है, तो उसका फ्लक्स उसके अंदर ही मिक्स हो रहा है मटेरियल के अंदर। फ्लक्स उसके ऊपर वाला जो मसाला होता है, फ्लक्स का काम ये होता है कि फ्लक्स की हम बाद में चलें डिस्कस करेंगे आगे किसी टॉपिक में कि उसके काम क्या होते हैं, लेकिन जो फ्लक्स होता है उसके ऊपर जो मसाला होता है वो मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाता है। लास्ट थिंग ये कि टंगस्टन इंक्लूजन्स क्या चीज़ होती हैं और ये कैसे आती है। टंगस्टन इंक्लूजन सिर्फ टिग वेल्डिंग के अंदर ही आती हैं, ये और किसी चीज़ में नहीं आती, क्योंकि टिग वेल्डिंग के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का होता है और उसको हम सिर्फ गर्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हमने टच नहीं करना होता अपने वेल्ड मटेरियल के साथ, वो सिर्फ गर्म कर रहा होता है। और अगर वो मटेरियल के साथ टच कर जाए तो वो मेल्ट होकर मटेरियल के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और टंगस्टन इंक्लूजन आ जाएंगे। ये इसकी पहली रीज़न होगी। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि स्पैटर की वजह से, यानी कि अगर करंट ज़्यादा है तो छींटे उड़ेंगे जो वेल्ड मेटल के, पिघली हुई मटेरियल के, उसकी वजह से भी ये हो सकता है कि टंगस्टन इंक्लूजन आ जाए। तीसरी चीज़ ये कि जो इलेक्ट्रोड है टंगस्टन का वो डैमेज है, उसमें क्रैक्स हैं, तो भी आपके वेल्ड में टंगस्टन इंक्लूजन आ सकती हैं, और ये सारी सिर्फ टिग वेल्डिंग के अंदर ही होती हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है और कल हम फ्यूजन डिफेक्ट्स और मिस अलाइनमेंट डिफेक्ट्स देखेंगे, और इसके बाद यह टॉपिक एंड हो जाएगा और हम टेस्टिंग की तरफ चलेंगे कि टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।